तो इन तमाम स्टेप्स को अचीव करने के लिए हम डेटाबेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अगर हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो ये वाले स्टेप्स हम क्या है कि अचीव हम नहीं कर सकेंगे। तो डेटा कैन बी स्लो, इनकरेक्ट एंड अ मेसी फॉर्म ऑफ डेटा। तो ये हमारे पास बेसिकली पॉइंट्स है। अब जल्दी जल्दी इसको हम एग्जाम्पल को ख़त्म करने वाली कोशिश करते हैं, जल्द से जल्द इसको हम फिनिश कर लें। डेटा की एनॉमलीज ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले बता दी आपको, 3 तरह की हैं, मजीद भी इसको साथ साथ अब देखते जाएंगे। तो एनॉमली क्या है? एनॉमली इज वेयर देयर इज एन इशू इन अ डेटा दैट इज नॉट मेंट टू बी देयर। कि एनॉमली क्या है? एनॉमली कोई भी इशू है कि जो आप चाहते हैं कि उस वक्त उस टेबल के अंदर ना हो, मतलब एक ऐसी इररेलेवेंट चीज़ जो कि आप लोगों ने खुद टेबल में लेके नहीं आए, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो एनॉमली कहलाएगी। कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ जो आपके डेटा के अंदर मौजूद है या आपके टेबल्स के अंदर मौजूद है, या गैर ज़रूरी स्ट्रक्चर, कोई गैर ज़रूरी टेबल आपने बना दिया। फ़र्ज़ कहते हैं कि आपके जहन में आया कि आपने कहा कि भाई ये टेबल एक मैं बना दूँ, हालांकि उसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने बना दिया है, ठीक है, तो वो कल को आपके लिए ज़रूर इशू पैदा करेगी। तो वो भी एनॉमली है। हो सकता है वो उस टाइम पे इशू पैदा ना कर रही हो, लेकिन कल को कुछ अर्से बाद डेटा जैसे जैसे इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो आपके पास इश्यूज क्रिएट करना शुरू कर देगी। तो जो जितनी भी एंटिटीज़ रिक्वायर्ड हों, जितने भी टेबल्स रिक्वायर्ड हों, उतने ही टेबल्स आप लोगों ने डेटाबेस के अंदर बनाने होते हैं। ना ज़्यादा बनाते हैं ना ही कम बनाते हैं, जितने रिक्वायर्ड होते हैं उतने। तो चलिए इसको आगे चलते हैं। हमारे एग्जाम्पल में अब हम क्या देखेंगे? वी विल बी यूजिंग अ स्टूडेंट डेटाबेस एज एन एग्जाम्पल इन दिस आर्टिकल विच रिकॉर्ड्स स्टूडेंट, क्लास एंड अ टीचर इंफॉर्मेशन। तो अब जिस एक डेटाबेस को हम नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं वो एक स्टूडेंट की डेटाबेस है बेसिकली। इसमें हमारे पास इस स्टूडेंट डेटाबेस में किन किन चीज़ों का डेटा हमारे पास आ रहा है? इसके अंदर स्टूडेंट्स का डेटा भी आ रहा है, इसके अंदर क्लास का डेटा भी आ रहा है, इसके अंदर टीचर की इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर आ रही है। तो ये 3 तरह की समझ लें कि आपके पास एंटिटीज हैं, स्टूडेंट, क्लास और टीचर इंफॉर्मेशन। तो कोई भी आप डेटाबेस बनाते हो तो पहले आपको बताया था कि उसको पेपर के ऊपर एक तरह से ड्रॉ करके उसका रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करें कि अब ये स्टूडेंट जो है इसके क्लास के साथ क्या रिलेशनशिप बन रहा है, क्लास का टीचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इस चीज़ को पहले खुद सोचें, इसको सोचने के बाद डेटा को टेबल्स में क्रिएट किया जाता है। अब फ़र्ज़ करें ये नीचे एग्जांपल आ गई है, स्टार्ट हो गई। अब ये आपके सामने एक टेबल आप लोगों को शो हो रहा है कि पहली बार में क्या है कि लेट्स से दैट आवर स्टूडेंट डेटाबेस लुक्स लाइक दिस। आपके पास जो स्टूडेंट की डेटाबेस है वो इस तरीके से कुछ आपको नज़र आ रही है। टेबल बना हुआ है, इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं। स्टूडेंट आईडी का कॉलम है, स्टूडेंट नेम का कॉलम है, फीस का कॉलम है, कोर्स नेम का कॉलम है कि जो स्टूडेंट जो कोर्स पढ़ रहा है उसकी क्लास कौन सी है, वो कौन कौन सी क्लास का सब्जेक्ट पढ़ रहा है। मतलब क्लास 1 पहली इकोनॉमिक्स का पढ़ रहा है, क्लास 2 बायो भी पढ़ रहा है, क्लास 3 वो कोई नहीं पढ़ रहा तो खाली छोड़ा हुआ है यहाँ पे। किसी के स्टूडेंट 2 मारिया ग्रेफिन है, ये फीस 500 पे कर रही है, कंप्यूटर साइंस का कोर्स पढ़ रही है, क्लास ये बायो के साथ, बिजनेस इंट्रो के साथ और प्रोग्रामिंग 2 पढ़ रही है। इसी के सुसन जॉनसन है और मैट लॉन्ग है। तो ये एक टेबल बना हुआ है। अब इस टेबल को अगर आप लोग देखें तो मुझे तो इस टेबल को देख के डायरेक्ट इसमें इशूज़ नज़र आ रहे हैं। वो पहला इशू मुझे नज़र आया है वो ये है कि इसके अंदर 2 डिफरेंट एंटिटीज़ का डेटा एक साथ मर्ज हुआ पड़ा है। एक स्टूडेंट की एंटिटी है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम। इसी तरीके कोर्स का डेटा आ रहा है, कोर्स के नाम भी आ रहे हैं, क्लासेस के नाम भी आ रही हैं। 2 डिफरेंट एंटिटीज़, 2 अलग-अलग एंटिटीज़ एक ही टेबल के अंदर आई पड़ी हैं। तो पहला इशू तो ये है। तीसरा मुझे दूसरा इशू इसके अंदर नज़र ये है कि इसके अंदर नल वैल्यूज़ आ रही हैं। नल वैल्यूज़ भी आपके टेबल के अंदर नहीं आनी चाहिए। आप क्योंकि देखें यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए हैं, क्योंकि उनको लग ये रहा था, डेटाबेस बनाने वालों को ये चीज़ लग रही थी कि मैक्सिमम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की 3 क्लास हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। उसने यहाँ पे 3 कॉलम बना लिए। अब यहाँ पे जैसे जॉन स्मिथ है, ये 2 क्लासेस के साथ पढ़ रहा है, तो देखें उसकी यहाँ पे एक सेल जो है इसको खाली हो गया। इसी तरीके सुसन जॉनसन है, ये हमारे पास एक क्लास पढ़ रहा है, 2 सेल उसके खाली हो गए। इसी तरीके मैट लॉन्ग है, ये कोई सब्जेक्ट भी क्लास का भी नहीं पढ़ रहा, तो उसके तीनों सेल्स खाली हो गए। तो यहाँ पे देखिए हमारी एक्स्ट्रा स्पेसेस, हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी डेटाबेस की हमारी ज़ाया हो रही है। तो ये भी एक एनोमली है, ये भी एक एरर है, ये भी मिस्टेक है। तो मिस्टेक्स आपको यहाँ चंद एक बता दी, अभी और भी मिस्टेक्स यहाँ आने वाली हैं, इसको देखते जाएंगे हम साथ साथ। अब ये टेबल क्या क्या चीज़ अपने पास स्टोर कर रहा है? दिस टेबल इज कीपिंग ट्रैक ऑफ फ्यू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट नाम स्टोर कर रहा है, स्टूडेंट नेम्स आर बेसिकली गेटिंग स्टोर्ड इन द टेबल। द फीस ऑफ स्टूडेंट, उसने जो पे की है वो उसका रिकॉर्ड इस टेबल में आ रहा है।
द क्लास ऑफ स्टूडेंट इज टेकिंग इफ एनी, अगर वो क्लास पढ़ रहा है तो उसका रिकॉर्ड भी इस टेबल के अंदर आ रहा है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, बायो पढ़ रहा है, बिजनेस पढ़ रहा है, बायोलॉजी 1 पढ़ रहा है, प्रोग्रामिंग 2 पढ़ रहा है, तो जो जो क्लासेस में पढ़ रहा है उसका रिकॉर्ड भी इस टेबल के अंदर हमारे पास आ रहा है। दिस इज नॉट अ नॉर्मलाइज्ड टेबल एंड देयर आर फ्यू इश्यूज विद दैट टेबल। इस टेबल की प्रॉपरली नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई, इसके अंदर कुछ इश्यूज हमारे पास मौजूद हैं। इश्यूज यहाँ नीचे बताए गए हैं अब आप लोगों को, इसको आप लोग गौर से देखें। पहला इशू इंसर्शन अनोमली। 3 इश्यूज आप लोगों ने बेसिकली ढूंढने होते हैं। मैं आपको पहले बता दूं 3 तरह के इश्यूज आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने की ट्राई करनी है, बाकी इश्यूज खुद ब खुद साथ साथ आते जाएंगे। इंसर्शन अनोमली है, इंसर्शन अनोमली हमारे पास है। उसके बाद है अपडेशन अनोमली है, और हमारे पास डिलीशन अनोमली। ये 3 तरह के एरर्स आप लोगों ने इसमें फाइंड करने की ट्राई करना है। द इंसर्ट अनोमली हैपेंस व्हेन वी ट्राई टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इनटू दिस टेबल विदाउट नोइंग ऑल द डेटा वी नीड टू नो। वो क्या कह रहा है, इसको गौर से लाइन को पढ़ें, स्टेटमेंट को। मेन चीज़ है एन इंसर्ट अनोमली किस वक्त आपके सामने आती है, इस वक्त हमारे सामने आती है जिस वक्त हम एक नया रिकॉर्ड टेबल के अंदर इंसर्ट करने जा रहे होते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि कौन कौन सा डेटा हमें यहाँ पर बेसिकली इंसर्ट करना है। ठीक है, हमें कौन कौन सा डेटा उसमें हमें इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल इफ वी वांटेड टू ऐड अ न्यू स्टूडेंट बट वी डिड नॉट नो देयर कोर्स नेम। अब देखें ये केस आ गया, यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई है कि हमें कहा जाता है कि एक न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करें। यहाँ पे फर्स्ट ये जैसे उसने यहाँ शो किया है स्टूडेंट नंबर 5 है जो न्यू स्टूडेंट है, जेरेड ओल्डहम। जेरेड ओल्डहम को ऐड कर रहा है, अभी वो न्यू स्टूडेंट है, उसका फर्ज कर लें कि एडमिन के पास बाकी रिकॉर्ड नहीं है। एडमिन को नहीं पता अभी कि वो मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कौन सी क्लास के साथ पढ़ रहा है, कौन सी क्लासेस कितनी क्लासेस वो पढ़ रहा है। तो अब देखें वो सिर्फ ऐसे स्टूडेंट का नेम ऐड कर देंगे, उन्होंने उसकी फ़ीस भी ऐड नहीं की क्योंकि उनको उसके कोर्स का ही नहीं पता, तो फीस उसकी ज़ीरो पड़ी है। यहाँ पे कोर्स नेम का जो सेल है ये भी खाली पड़ा है, क्लास का सेल भी खाली है, क्लास 2 क्लास 3 ये सारे भी क्या हैं कि खाली हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इश्यूज आएंगे। इश्यूज ऐसे आएंगे कि हमारे टेबल में इनकम्प्लीट डेटा स्टोर पड़ा है, इनकम्प्लीट डेटा। अब कल को देखें उसे कहा जाता है कि अब इसका डेटा हम अपडेट कैसे करेंगे। अब इसी इंसर्शन की वजह से मसाइल आना शुरू हो जाएंगे कि कल को पता चलता है वो सब्जेक्ट पढ़ना उसने शुरू कर दिया, फिर वो दोबारा इसमें अपडेट कराने जाएगा अपना रिकॉर्ड, वो कहेगा कि मैंने ये कोर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मैं मेडिसिन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसने यहाँ पे मेडिसिन की एंट्री कराएगा, उसकी फीस एंटर करवाएगा। ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे वो एक क्लास पढ़ रहा हो, ठीक हो गया, एक क्लास का डेटा उसने इंसर्ट करा दिया, बाकी 2 फील्ड फिर से खाली रह गए। समझ आ रही बात, फिर से एक दो फील्ड खाली रह गए। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे फिर से कोई नल स्पेसेस आना शुरू हो जाएंगी। रिकॉर्ड यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी टेबल के अंदर स्टोर नहीं होना चाहिए। टेबल के अंदर पॉइंट ये याद रखना है कि नल वैल्यूज किसी सूरत में स्टोर नहीं करनी। नल वैल्यूज का कंसेप्ट टेबल के अंदर खराबी की तरफ लेके जाता है, आपको इश्यूज पैदा करता है, उसका आप लोगों ने कोई ना कोई तोड़ जरूर करना होगा। तो अब ये रिकॉर्ड जो है इनकम्प्लीट आ रहा है। अब आगे चलते हैं हमारे पास अपडेशन अनोमली। An update anomaly happens when we want to update data and we update some type of data, but not the complete or not the other data. अब हमारे पास क्या है कि हमें जब अपडेशन के लिए कहा जाता है when we are asked to do the updation step, तो हमारे पास क्या होता है कि अब अपडेशन किस चीज़ की जाती है। अपडेशन का मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा। अपडेशन तब की जाती है कि जिस वक्त हमारे पास कोई डेटा को हमने चेंज करना होता है, मतलब फ़र्ज़ कर लें हमने डेटा को गलत एंटर कर दिया है, उसको अब हमने करेक्ट करना है, उसको अब हमने मॉडिफाई करना है, ठीक नाम लिखना है। स्टूडेंट था उसका नाम हमने पहले कुछ और लिख दिया गलती से, तो अब हमने उसको दुरुस्त करना है, उसके लिए हमें अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट की क्यूरी चलानी पड़ेगी। ठीक हो गया, तो अब ये भी तब मसला पैदा होता है, अपडेशन अनोमली तब आएगी कि जिस वक्त आपने बहुत सारा डुप्लीकेट डेटा लिखा हुआ है टेबल के अंदर, बहुत ज़्यादा सेम टाइप का डेटा लिखा हुआ है, उस वक्त आपके पास अपडेशन अनोमली आ जाएगी। क्योंकि आपको मैं फ़र्ज़ करने कहूँगा कि अब यहाँ पे केस देखें, एग्जांपल आपके सामने शो हो रही है, इधर एग्जांपल देखें। अब ये यहाँ पर आपके पास क्लासेस के नाम आ रहे हैं, यहाँ पे ये यहाँ देखें एक मिनट, यहाँ पहले पुराने टेबल को देखें, यहाँ पे बायो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे बायो 1 है, बायोलॉजी 1 है यहाँ पे,
क्लास 2 की बात करूँ, क्लास 2 में बायोलॉजी 1 ऑफर हुई है और क्लास 1 के अंदर बायोलॉजी 1 है, और कल को हमें पता चलता है कि कहा जाता है कि बायोलॉजी 1 को चेंज कर दें, किस में चेंज कर दें, इंट्रो टू बायोलॉजी में चेंज कर दें। तो हम क्या करेंगे, हमें हर एक फील्ड में, हर एक सेल के अंदर हमें एक तो तलाश करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे बायोलॉजी 1 यूज़ किया गया, जहाँ पे बायोलॉजी 1 इस्तेमाल किया गया होगा वहाँ पे हमने क्या कर देना है, वहाँ पे हमने उसको रीनेम कर देना है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में। तो मतलब ये कि हमें तमाम कॉलम्स पे, तमाम रोज पे हमें 1 बाय 1 उसको क्या है कि चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये मसला आ सकता है कि देयर आर रिस्क दैट वी मिस आउट ऑन अ वैल्यू विच वुड कॉज इश्यूज। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इशू आ सकता है कि अब यहाँ पे तो हमने इंट्रो टू बायोलॉजी चेंज कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, फर्ज कर लें कोई 100 ऑफ रिकॉर्ड्स हैं या 200 रिकॉर्ड्स हैं, तो अब हम कहाँ पे चेंज करेंगे। अब ये भी हो सकता है क्योंकि एक ऐसा बंदा आ गया है, उसने जब एंट्री कर रहा था जॉन स्मिथ की रिकॉर्ड की, उसने बायोलॉजी की स्पेलिंग यहाँ पे मतलब ये कि बीच में से एक लेटर खा गया गलती से, तो वो तो फिर अपडेशन हो ही नहीं सकती, वो तो मैच नहीं होगी स्ट्रिंग जो है प्रॉपरली, वो सर्च ही पहले नहीं होगी, तो रिप्लेस किससे करेगा, रिनेम ही हम नहीं कर पाएंगे। इंसर्शन एनोमली भी इसमें एक तरह से आ रही है, तो ये अपडेशन एनोमली हमारे पास इसमें आ जाएगी। अपडेशन एनोमली का मतलब कि जब हम डेटा अपडेट करने जा रहे हैं तो सारा का सारा डेटा तमाम जगह पर अगर अपडेट नहीं हो पा रहा, तो उसका मतलब है कि इसके अंदर अपडेशन एनोमली है। मतलब कोर्स का नाम हम चेंज कर रहे हैं, और अगर वो तमाम स्टूडेंट वो जो कोर्स पढ़ रहे हैं, अगर तमाम स्टूडेंट्स के पास उस सब्जेक्ट का नाम चेंज नहीं हो पा रहा, तो उसका मतलब ये है कि वो अपडेशन एनोमली है। अपडेशन एनोमली इंसर्शन की वजह से भी आ सकती है कि नाम ही गलत लिखा गया था, कहीं पे नाम बायोलॉजी का स्पेलिंग कुछ और लिखा गया था, कहीं पे बायोलॉजी का स्पेलिंग को सिर्फ बायो लिख दिया गया, जल्दी से मतलब टाइप करते इंट्रो टू बायो लिख दिया। तो जब आप उसको रिप्लेस करने जाओगे, चेंज करने जाओगे, तो वो कुछ जगह पे तो रह जाएगा पुराना नाम और कुछ जगह पे नया नाम आ जाएगा, तो यहाँ पे डेटा जो है अब वो इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, रिकॉर्ड एक सब जगह पे एक जैसा नहीं रहा। डिलीशन एनोमली भी आपके पास आ सकती है। डिलीशन एनोमली आपके पास ये है कि जो डेटा आपने चाहते हो कि मैं अभी डिलीट कर दूं, वो डेटा जब डिलीट होगा ही सही, प्लस उसके साथ जो डेटा आप चाहते हो कि डिलीट ना हो वो भी साथ में डिलीट हो जाएगा। A deletion anomaly occurs when we want to delete data from the table, but we end up deleting more than what we basically are intended to do it. कि आप जो डेटा आपने डिलीट करना है वो तो आप डिलीट कर बैठते हो, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि उससे ज़्यादा डेटा डिलीट हो जाता है। मतलब क्या कि जो डेटा आप डिलीट करना चाहते थे वो भी डिलीट हो गया, प्लस साथ में जो डेटा आप डिलीट नहीं करना चाहते थे वो भी साथ में डिलीट हो गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट कि सुसान जॉनसन एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है कि वो उसने स्कूल या ये कॉलेज छोड़ दिया, वो कहता है कि मैंने अपना ये स्कूल क्विट कर दिया। तो अब स्कूल वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है जी उसने स्कूल छोड़ दिया, तो उसका हमें अब रिकॉर्ड भी नहीं चाहिए, सिस्टम में से रिकॉर्ड उसका डिलीट कर दो जी। अब ये स्टूडेंट सुशांत जॉनसन कौन सा, ये स्टूडेंट आईडी नंबर 3 है, ये आपको नजर आ रहा है आईडी नंबर 3। अब यहाँ पर गौरतलब बात क्या है, एक पॉइंट आप लोगों से सोचने वाले, आप लोग खुद सोचिए इसके ऊपर कि सुशांत जॉनसन के रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है। बेसिकली पॉइंट याद रखें, सुशांत जॉनसन एक स्टूडेंट है, वो कॉलेज छोड़ के जा रहा है, तो हमें उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है। अब देखें सुशांत जॉनसन जो है उसका अपना रिकॉर्ड कौन सा है, आईडी उसकी अपनी है, उसका नेम उसका अपना रिकॉर्ड है, मेडिसिन क्लास ये उसका रिकॉर्ड नहीं है, ये बायो 2 जो सब्जेक्ट है ये कितने स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, और भी तो पढ़ रहे होंगे ना, सिर्फ ये सुशांत जॉनसन तो नहीं पढ़ रहा होगा। ये जो मेडिसिन का कोर्स है ये सिर्फ सुशांत तो नहीं पढ़ रहा होगा, उसके लिए सुशांत के अलावा स्टूडेंट भी तो पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो ये जो क्लास और जो कोर्स का नेम है ये डिपेंडेंट स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इनका स्टूडेंट के साथ ताल्लुक नहीं है, कोर्स का ताल्लुक कोर्स आईडी के साथ है, क्लास का ताल्लुक क्लास आईडी के साथ है, ये सुशांत के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। अब देखें जब सुशांत छोड़ के जाएगा तो पूरी की पूरी रो, क्योंकि डेटाबेस के अंदर पूरी की पूरी रो डिलीट होती है, जब आप डिलीट करते हो पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। जब सुशांत का रिकॉर्ड डिलीट होगा साथ में कोर्स का नाम भी उड़ जाएगा, क्लास का नाम भी उड़ जाएगा, ये तमाम चीज़ें साथ में उड़ जाएंगी, पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी, हमारे से इस कोर्स की डिटेल उड़ जाएंगी। मेडिसिन का हालांकि देखें ये जो कोर्स है इसका डेटा तो हमें चाहिए, कल को ये सब्जेक्ट कोई और बच्चा भी तो पढ़ सकता है, लेकिन मसला यही है कि ये भी साथ डिलीट हो जाएगा, तो डिलीशन एनोमली आ रही है।
If we delete this row, we will lose the record of the bio2 class also because it is not stored anywhere else. अब ये bio2 का क्योंकि डेटा इसी टेबल के अंदर स्टोर पड़ा है, सारा का सारा डेटा आपने मर्ज किया हुआ है, तो इसलिए ये डेटा भी साथ में हमारे से क्या है कि डिलीट हो जाएगा। इसी तरह मेडिसिन का डेटा वो भी इसी टेबल के अंदर पड़ा है, वो भी साथ में डिलीट हो जाएगा। तो पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने कि टेबल के अंदर जब डिलीशन की जाती है तो पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाती है साथ में। कल को नया स्टूडेंट आएगा, वो फर्ज करें ये सेम कोर्स पढ़ता है bio2 और मेडिसिन, आपको फिर से दोबारा से सारा का सारा रिकॉर्ड एंटर करना पड़ेगा। आप देखें कितना टाइम ज़ाया हो रहा है। हम डेटाबेस क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमें डेटा की एंट्री जल्द से जल्द की जा सके। जब डेटा ही हमारा स्लोली एंटर होगा, बार बार एंटर करना पड़ेगा, तो फिर क्या फ़ायदा हमें डेटाबेस को इस्तेमाल करने का? फिर वही हम एक्सेल इस्तेमाल करें, वही हम नोटपैड की फाइल्स, वही रजिस्टर पुराने खाते वही इस्तेमाल करें, ठीक है ना जी। जब हमें बार बार सेम डेटा एंटर करना पड़ रहा है तो हम तो बच इसीलिए डेटाबेस को तो बनाया ही 1970 में क्या है कि इसीलिए गया था, IBM ने इसलिए बनाई थी कि हमें इन चीज़ों से बचना पड़े, हमें बार बार सेम तरह का डेटा एंटर ना करना पड़े। पहले दिन से बता रहा हूँ कि डेटाबेस का पर्पज़ ये है कि सेम डेटा की रिपीटिशन कम से कम हो, कम से कम करनी है हमने, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब नॉर्मल फॉर्म क्या है? डेटाबेस के अंदर नॉर्मल फॉर्म्स हैं। बेसिकली नॉर्मल फॉर्म क्या चीज़ है? आसान अल्फाज में ये स्टेप है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स कि जिनके थ्रू आप डेटाबेस के अंदर से क्या है कि एनोमलीज को ख़त्म करते हो। ये जो एनोमलीज भी पढ़ी हैं, इन एनोमलीज को आप इन स्टेप्स के थ्रू क्या करते हो? ख़त्म करते हो या फिर रिड्यूस करते हो। रिड्यूस मीन्स कम से कम लेवल तक ले आते हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि वो एनोमलीज मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं की जा सकती। जैसा कि जो सबसे बड़ी एनोमली है डेटा डुप्लीकेशन, इसको कभी भी हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। ये किसी ना किसी फॉर्म में ना आपके सामने टेबल में रहेगी, लेकिन हम इसको उस लेवल तक ले आते हैं, उस लेवल तक इसको हम लेके आ जाते हैं जहाँ पर इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट टू ज़ीरो हो जाता है। ठीक हो गया। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन्वॉल्व्स अप्लाइंग रूल्स टू सेट ऑफ अ डेटा। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम डिफरेंट तरह के रूल्स डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं। ईच ऑफ दीज रूल्स ट्रांसफॉर्म्स द डेटा टू अ सर्टेन स्ट्रक्चर कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म। कि वो जो हमारे पास टेबल्स पड़े हैं उनके ऊपर हम कुछ सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करते हैं। जब वो सेट ऑफ रूल्स अप्लाई हो जाते हैं तो उन टेबल्स का जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो जाता है। जिस वक्त वो स्ट्रक्चर तब्दील होगा तो वो एक न्यू नॉर्मल फॉर्म के अंदर वो आ जाएगा। ठीक होगा, एक वो न्यू नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। देयर आर 3 मेन नॉर्मल फॉर्म्स दैट यू शुड कंसिडर एक्चुअली। तो 3 तरह के नॉर्मल फॉर्म्स को हम बेसिकली पढ़ेंगे, लेकिन असल में हमारे पास क्या है कि 6 नॉर्मल फॉर्म्स डेटाबेस के अंदर होती हैं, लेकिन इस्तेमाल जो 3 ही की जाती हैं, क्योंकि 3 मेन नॉर्मल फॉर्म्स हैं। वो जो बाकी 3 बचती हैं ना, उनके अंदर वही पहले वाली 3 नॉर्मल फॉर्म्स को बार बार क्या है कि रिपीट किया जा रहा होता है, ताकि मजीद अगर कोई नॉर्मली अगर एट द एंड बच गई है तो उसको हम ख़त्म कर सकें। तो बेसिकली हैं 3 नॉर्मल फॉर्म हैं 6, सॉरी, उस 6 में से 3 नॉर्मल फॉर्म्स को हम बेसिकली से पढ़ेंगे, बस 3 का मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो जिस वक्त आप पहला रूल अप्लाई करेंगे या पहली मरतबा जिस वक्त आप अपने टेबल को चेंज करने जाओगे, तो डेटा जब हमारा चेंज होगा, जिस वक्त हमारे टेबल चेंज होंगे, तो आप लोग फिर किस नॉर्मल फॉर्म में पहुंच जाओगे? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पहुंच जाओगे। जिस वक्त आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मौजूद होगे, फिर आप कोई और रूल अप्लाई करोगे, फिर आपका टेबल किस फॉर्म में पहुंच जाएगा? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पहुंच जाएगा। फिर आप जिस वक्त सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद हैं और आपने एक थर्ड रूल अप्लाई कर दिया है, तो आपका जो टेबल है या आपका जो डेटा है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में पहुंच जाएगा। फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म्स आते हैं अचीव फ्रॉम देयर स्पेसिफिक रूल, वो अलग से हैं, उनको हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? First normal form is a way in which your data is represented after it has the first rule is applied. तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होगी आपके टेबल की? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपके पास टेबल की उस वक्त आपके पास आएगी जिस वक्त आप पहला रूल आप अप्लाई कर दोगे। अभी पहला रूल क्या है ये अभी हम देखने जा रहे हैं। जब पहला रूल अप्लाई हो जाएगा उस वक्त आप लोग कह सकते हैं कि मेरा ये टेबल जो है ये इस वक्त फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के ऊपर है। Normalization in DBMS starts from the first normal form or from the first rule. तो नॉर्मलाइजेशन जो है ये पहले रूल से स्टार्ट होती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट होती है, उसके बाद आप सेकंड में जाएंगे, फिर आप थर्ड में जाएंगे। ऐसा नहीं करना कि भी आप
डायरेक्ट पहले पहले थर्ड में चले जाओ, फिर सेकंड में आओ, फिर फर्स्ट में आओ, ऐसा नहीं किया जाता। पहले फर्स्ट में आओगे, फिर सेकंड में जाना है, फिर उसके बाद आपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाना है। लेट अस स्टार्ट विद अ सैम्पल डेटाबेस। इस अब आपके पास एक डेटाबेस का टेबल आपके पास यहाँ पे शो आपको हो रहा है, वही टेबल जो भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे स्टूडेंट वाला। ये देखें, ये आपके पास टेबल आ रहा है। आप इस टेबल के अंदर देखें, आपको इसी तरह एग्जाम्पल असाइनमेंट के तौर पे आपको ये एग्जाम्पल दी जा सकती है कि आपको टेबल दे दिए जाए इसी तरह से, कोई आपको कहा जाएगा इसको नॉर्मलाइज करो। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको इशूज़ नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट का डेटा भी आ रहा है, क्लासेस का भी, सब्जेक्ट्स का भी आ रहा है, टीचर का डेटा भी इकट्ठा हुआ पड़ा है, कोर्स का डेटा भी इकट्ठा हुआ पड़ा है। तीन तरह के क्या हैं कि इसके अंदर एंटिटीज़ एक साथ क्या हैं कि मर्ज भी पड़ी हैं। तो कौन सी चीज़ है कि यहाँ पे हमें कोई ना कोई ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कोई ना कोई तोड़ फोड़ यहाँ पे ज़रूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर हल नहीं है। यहाँ पे क्या है कि नल वैल्यूज़ भी आ रही हैं, देखिए सेल खाली पड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पे एम्प्टी सेल्स आ रहे हैं, नल वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। तो हमें ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे हमें तोड़ फोड़ किसी न किसी हम की करनी पड़ेगी। यहाँ पे एवरीथिंग इज इन वन टेबल, हर चीज़ जितनी भी है वो एक ही टेबल के अंदर आ रही है। हाउ कैन वी नॉर्मलाइज दिस, इसमें कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं? वी स्टार्ट विद गेटिंग द डेटा टू द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। टू अप्लाई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म टू अ डेटाबेस वी लुक एट ईच टेबल वन बाय वन एंड आस्क आवरसेल्व्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ इट। तो देखें यहाँ पे मैं दो तरह के क्वेश्चन हमारे ज़हन में बार बार आना शुरू हो जाएंगे। जब हम टेबल देखेंगे दो तरह के क्वेश्चंस को हमने आंसर करना होगा, उस बेस पे हम बेसिकली इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। डज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कॉलम्स मेक अ यूनिक रो एवरी टाइम। मतलब वो ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्या यूनिक रो है, मतलब यूनिक रो का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी पहले दो रिकॉर्ड हैं, अगर ये दोनों सेम नहीं है मतलब ये कि इनमें से कोई एक रिकॉर्ड तो यूनिक होगा ना, कि ये जैसे पहली रो है, मतलब ये पहली रो यूनिक उस वक्त होगी कि जिसके पास इसके पास अपनी कोई आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट होगा, मतलब इसके पास अपना कोई प्राइमरी की होगा तो यूनिक कहलाएगी ना, कि इसकी अपनी रो की कोई शनाख्त है जिसकी मदद से हम इस रो का रिकॉर्ड हम सर्च कर सकें। अब जब डेटा फर्ज कर लें ये रो जो है इसके पास ये देखना, अब ये रो है पहली रो, ये रिकॉर्ड फर्ज कर लें, सेम रिकॉर्ड अगर यहाँ नीचे आ रहा है कहीं पे, इधर भी ये सेम रिकॉर्ड आया पड़ा है, तो हमें कल को सर्च करने के लिए कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि हमें फलां रिकॉर्ड सर्च करके दो, तो हम सर्च नहीं कर पाएंगे। वैसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वाली रो और ये वाली रो दोनों सेम है, ये यूनिक तो है नहीं, इनके पास जो यूनिक एट्रीब्यूट है वो है ही नहीं, तो हम कैसे इसका डेटा लेके आ सकते हैं? जैसे स्टूडेंट की एग्जांपल देख लें, अब आप लोग क्लास में स्टूडेंट हैं, अब मुझे कहा जाता है कि भाई स्टूडेंट्स का डेटा लेके आएँ, तो मैं उनको ये पूछूंगा ना कि स्टूडेंट का रोल नंबर बताएं। अगर स्टूडेंट का नाम मुझे बताया जाएगा तो मैं नाम सेम नाम के स्टूडेंट तो क्लास में एक से ज़्यादा 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो मैं तो फिर जो रिक्वायर्ड स्टूडेंट है उसका डेटा तो मैं लेके आ ही नहीं सकता। जिस वक्त मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर बता दिया जाएगा तो मैं डायरेक्ट ही उस स्टूडेंट तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैं टेबल बनाऊँ स्टूडेंट्स का, उसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स का डेटा मैं स्टोर कर दूँ, नेम रोल नंबर स्टोर ना करूँ, नेम उनकी एज स्टोर कर दूँ, और मुझे कहा जाए कि इसमें से रिकॉर्ड लेके आएँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आसानी से रिकॉर्ड लेके आऊँ, क्योंकि उसमें मैंने रोल नंबर लिखा हुआ नहीं है। सब स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके अंदर सेम नाम उनका इस्तेमाल हो रहा होगा, रिकॉर्ड नहीं आ पाएगा। तो अब हमने इसमें क्या करना है, विच फील्ड कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रो, कि कौन सा ऐसा फील्ड, कौन सा ऐसा कॉलम, कौन सा ऐसा हमें एट्रीब्यूट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जिसकी मदद से हमारे पास वो रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, मतलब एग्जैक्टली हम उसी रो तक हम पहुंच सकें। मतलब जिस स्टूडेंट तक मैं पहुंचना चाहता था तो स्टूडेंट का मुझे कोई ऐसा हिंट चाहिए होगा कि मैं डायरेक्ट उस तक पहुंच जाऊं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सेम दो स्टूडेंट मेरे सामने आ गए हैं जी, अहमद नाम के, अब मैं जिस तक पहुंचना चाहता था कोई मुझे ऐसा एक्स्ट्रा हिंट भी साथ चाहिए होगा कि डायरेक्ट मैं उस तक पहुंच सकूं, अदरवाइज मैं नहीं पहुंच सकूंगा। तो एक तो रोल नंबर हो गया, रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट उस तक पहुंच सकता हूँ जो मुझे चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक सिंगल एट्रीब्यूट जो है वो हमें डायरेक्ट उस तक ना पहुंचा सके। बाज़ वक़्त हमें ऐसा भी करना पड़ सकता है कि हमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को आपस में कंबाइन करना पड़ सकता है। दो एट्रीब्यूट्स को हम कंबाइन कर देंगे और हम एक की एट्रीब्यूट बना देंगे, एक प्राइमरी की बना देंगे। समझ आ रही बात? तो ऐसा भी हमारे पास यहाँ पर क्या है कि पॉसिबल है। तो अब इसमें अब यहाँ देखें, विच फील्ड कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रो, कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी मदद से हम
रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। स्टूडेंट नेम इज दैट अ स्टूडेंट नेम, क्या स्टूडेंट नेम को हम रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? द आंसर इज अ बिग नो, कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी कांट, हम इसको स्टूडेंट नेम को इस्तेमाल नहीं कर सकते स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के नेम तो सेम हो सकते हैं। क्या हम एड्रेस को इस्तेमाल कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नो। ठीक है, तो ये भी यूनिक नहीं है। बखर के स्टूडेंट तो आपको पता है तकरीबन सारे बखर के हैं, तो ये यूनिक रिकॉर्ड तो नहीं हो गया ना। क्या इसके अलावा कोई और फील्ड है जिससे हम मतलब यूनिकली रिकॉर्ड को, यूनिकली रो को हम आइडेंटिफाई कर सकें? अगर इसका आंसर आपके पास अगर नो में आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको अब टेबल के अंदर प्राइमरी की क्रिएट करनी पड़ेगी। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड जो है वो यूनिक नहीं है। अब जॉन जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, तो मारिया भी तो इकोनॉमिक्स पढ़ सकती है, मारिया भी बायो पढ़ सकती है, बायो जॉन भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये तो कोई क्राइटेरिया ना वो रिकॉर्ड सर्च करने का। तो हमें यहाँ पर एक प्राइमरी की चाहिए। ये पॉइंट भी याद रखना है, जब वक्त आप पहली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बनाने जाओगे तो आप लोगों ने देखना है कि इस टेबल के अंदर क्या प्राइमरी की है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्राइमरी की का कॉलम उस टेबल में ज़रूर बनाना है। दूसरा पॉइंट ये करना है कि उस टेबल में से आप लोगों ने रिपीटेड डेटा, रिपीटिंग ग्रुप्स जिसे हम कहते हैं, रिपीटिंग ग्रुप्स को भी आप लोगों ने रिमूव करना है। ऐसा डेटा होता है जो रिपीट हो रहा होता है। सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए, व्हेन वी क्रिएट अ न्यू प्राइमरी की वी कैन कॉल इट whatever we like, but it should be obvious and consistently named between the tables. I would prefer using the id suffix। अब वो बेसिकली ये कह रहा है कि देखें, इसमें मैंने एक क्या है कि ये फजूल सारी बातें इसमें चल रही इतनी खास थ्योरी में कोई खास बात नहीं है। वो ये कह रहा है कि इसमें हमने एक यूनिक एट्रीब्यूट बना दिया है आईडी नाम का, जिसको प्राइमरी की कह दिया है। स्टूडेंट आईडी उसको हमने लिख दिया है, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की कॉलम का नाम है। ये देखें यहाँ पे ईआर डायग्राम की शक्ल में से शो कर दिया। ये स्टूडेंट का टेबल है, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। ठीक हो गया। प्राइमरी की कॉलम कौन सा है? स्टूडेंट आईडी है। उसके अलावा कॉलम कौन से हैं? स्टूडेंट नेम है, फीस पेड है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3 है, सब्जेक्ट 4 है, टीचर नेम है, टीचर एड्रेस है, कोर्स नेम है। दीज ऑल आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल स्टूडेंट। अभी ये टेबल हम इसके अंदर हम नहीं पहुंचे एनॉमली खत्म करने तक। अब यहाँ पे देखें, द वे आई हैव रिटन दिस इज अ कॉमन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टेबल्स इन द टेक्स्ट फॉर्मेट। जो ऊपर चीज़ दिखाई है ये ईआर डायग्राम, इस सूरत में आप टेबल को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तक हमारा टेबल जो है ना, ये इसमें मुकम्मल तौर पे हम चीज़ें ख़त्म नहीं कर सके। हमने इसके अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमने अचीव एक तरह से कर लिया है कि इसके अंदर हमने प्राइमरी की को इंड्यूस कर दिया। मतलब प्राइमरी की कॉलम अगर आपने लगा दिया तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमने जी इसके अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम पहुँच गए हैं। लेकिन मसाइल तो अभी ख़त्म नहीं हुए, इश्यूज़ तो अभी इधर ही हैं कि सब्जेक्ट का डेटा भी आ रहा है, टीचर का डेटा भी आ रहा है, तो मसाइल इधर ही हैं। तो अब हम मूव करेंगे, किसकी तरह मूव करेंगे? पहले नॉर्मल फॉर्म में क्या किया आपने? एक प्राइमरी की कॉलम बना दिया, बस यहाँ तक। रिपीटिंग ग्रुप ऑल दो रिमूव हम करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन चलें फिलहाल अभी हम उसको नहीं छेड़ते रिपीटिंग ग्रुप को, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म अब क्या है? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं कि ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपका होना लाजमी है, कि पहले आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मौजूद होंगे। मतलब ये कि उसके अंदर कोई प्राइमरी की मौजूद होगी। ठीक हो गया। और पॉइंट अब याद रखना है कि आपके पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम ये चीज़ चेक करते हैं कि आपके टेबल के अंदर किसी टाइप की कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये पार्शियल डिपेंडेंसी का एक लेक्चर था, मैंने वो अपलोड कर दिया था अपने चैनल पे कुछ दिनों पहले। तो पार्शियल डिपेंडेंसी को मज़ीद आप लोग वहाँ से देख के क्लियर कर सकते हैं। तो पार्शियल डिपेंडेंसी इन शॉर्ट क्या चीज़ है कि हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी एक चीज़ कहती है कि आपके टेबल में अब एक प्राइमरी की है, हर रिकॉर्ड जो है वो आपको पता है कि प्राइमरी की के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब एक ऐसा टेबल जिसके अंदर सिंगल प्राइमरी की नहीं है बल्कि हमने कंपोजिट प्राइमरी की बनाई हुई है। कंपोजिट प्राइमरी की का मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसा टेबल है कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर हमने एक प्राइमरी की बना दी है, तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। तो जिस टेबल के अंदर कंपोजिट प्राइमरी की होगी उस टेबल के अंदर ही क्या है कि पार्शियल डिपेंडेंसी आ सकती है। तो हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं? पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करते हैं। अगर हमारे पास टेबल के अंदर कंपोजिट की मौजूद ही नहीं है, मतलब
कंपोजिट की है ही नहीं, तो फिर हमारे पास वहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी आने के चांसेस नहीं होते। तो हमने कंपोजिट की का ये बेसिकली समझ लिया कि एक बीमारी है, इस बीमारी को हमें ख़त्म करना होता है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, ये टेबल का नाम स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फीस पे, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब्जेक्ट, सो ऑन, सारे के सारे ये एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। की एट्रीब्यूट कौन सा है, स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। अब यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि क्या ये जो तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स हैं, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ये इसी सिंगल प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट की आईडी पर डिपेंड कर रहे हैं। मतलब ये जो टीचर है, क्या ये जो टीचर का नाम है ये स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है? मतलब ये कि मैं आपको एक स्टूडेंट आईडी देता हूँ, अपनी आईडी देता हूँ, सॉरी आपकी आईडी से, आपकी आईडी से आप मेरा रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अपनी आईडी अलग है, आप एक अलग से एंटिटी हैं, स्टूडेंट एक अलग एंटिटी है, टीचर एक अलग एंटिटी है। तो अब ये चीज़ हम इसमें देखने जा रहे हैं कि क्या जो टीचर है क्या वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या जो कोर्स है क्या वो स्टूडेंट की आईडी पर डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट जो है क्या वो स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा। स्टूडेंट पे क्या डिपेंड कर रहा है? स्टूडेंट का नाम डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट की फीस जो जमा कर रही है वो डिपेंड कर रही है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ डिपेंड कर रही है। ये वो चीज़ें जो कि स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। ये जो बाकी डेटा है, सब्जेक्ट का डेटा, टीचर का डेटा, कोर्स का डेटा, ये दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। तो फिर जब डिपेंड नहीं कर रहे तो इस टेबल का क्यों पार्ट है? इनको हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये थियोरेटिकली यहाँ बताइए, ये चीज़ जो मैंने अभी बताई है सारी पढ़ लीजिएगा खुद ही। स्टूडेंट नेम यस है कि वो डिपेंड कर रहा है प्राइमरी की स्टूडेंट के ऊपर, फीस है वो भी स्टूडेंट का डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, सारे ये नहीं कर रहे बाकी निचले। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब टाइम आ गया तोड़ फोड़ का, तो चलिए तोड़ फोड़ स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। अब देखें यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्टूडेंट आईडी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। फर्स्ट द सब्जेक्ट वन कॉलम, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, एज मोर देन वन स्टूडेंट कैन हैव अ सब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक चीज़ होती है कोर्स होता है आपके पास। कोर्स मतलब क्या है, कंप्यूटर साइंस का कोर्स है तो उसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट हो सकते हैं ना। आप जैसे कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो इसको मतलब इस एग्जाम्पल के अंदर कोर्स को उस डिग्री का नाम दिया गया है, उस डिग्री के अंदर फिर आगे सब्जेक्ट्स हैं। तो वन स्टूडेंट कैन हैव सब्जेक्ट एंड अ सब्जेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट जो ये स्टूडेंट का पार्ट नहीं है, ये तो उस समझ लें कि कोर्स का पार्ट है। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट को हमने एक अलग टेबल बना दिया। अब यहाँ देखें ये जो लाइन आपको बता रही है टेबल को शो कर रही है, टेक्स्ट फॉर्म जो यहाँ लिखा गया है ब्रैकेट के अंदर, ये देखें यहाँ पे टेबल के कॉलम का नाम आ रहा है कि टेबल बना रहे हैं हम एक, उस टेबल का नाम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके अंदर कॉलम का नाम क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम, कोई नाम उसका आ जाएगा सब्जेक्ट का। तो जिस वक्त हम क्यूरीज लिखने जाएंगे, जिस वक्त हम कोई एसक्यूएल की क्यूरी लिखेंगे तो हमारे पास क्या ये जो फील्ड है सब्जेक्ट नेम, क्या ये यूनिक फील्ड है? ये जो टेबल हमने बनाया है सब्जेक्ट का, क्या ये इसके अंदर जो एक ही फील्ड आ रहा है, नेम का फील्ड आ रहा है, क्या ये यूनिक है? सब्जेक्ट के नाम भी तो सेम हो सकते हैं, चांसेस हैं कि सेम हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो हमें यहाँ पर ये भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इस टेबल को भी हमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो इधर भी हमें अब क्या करना है, यहाँ पर भी हमें इसके अंदर प्राइमरी की साथ में लगानी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे उसने साथ में सब्जेक्ट आईडी लगा दी है, सब्जेक्ट नेम पहले मौजूद था, सब्जेक्ट आईडी लगा दी, तो क्या हो गया, ये एक और टेबल हमारे पास बन गया है, सब्जेक्ट का टेबल है जिसके अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट नेम के नाम से। ठीक हो गया। आप देखें ये पहला टेबल बड़ा सा टेबल था, ये वाला स्टूडेंट वाला, इसका ब्रेक डाउन अब शुरू हो गया। इसके ब्रेक डाउन में हमने पहले क्या किया, सब्जेक्ट को हमने अलग कर दिया, इसी तरीके से हम टीचर को अलग करेंगे, फिर इसी तरीके हम कोर्स को अलग करेंगे, फिर जितने टेबल छोटे छोटे बनेंगे उनको भी फिर हमने चेक करना है कि क्या उनके अंदर कोई एनॉमलीज तो नहीं आ रही, अगर एनॉमलीज आ रही हैं तो एनॉमलीज को रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद एट द एंड वी विल लिंक ऑल टुगेदर, फिर उसके बाद हम उन तमाम टेबल्स को आपस में क्या है कि लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे, यूनाइट कर देंगे फिर से। अब सब्जेक्ट टूट गया, सब्जेक्ट आईडी आ गया, सब्जेक्ट नेम बन गया। अब ये देखें ये टेबल छोटा हो गया, इसमें देखें सब्जेक्ट वाला डेटा यहाँ से उड़ गया, अब इसमें सब्जेक्ट का डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा। इसी तरीके टीचर है, टीचर को हमने ब्रेक डाउन करना है, वो यही सवाल पहले पूछ रहा है कि टीचर जो है वो क्या स्टूडेंट का मतलब ये है कि अपना पार्ट है, स्टूडेंट का पार्ट नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू मूव इट
इनटू इट्स ओन अनदर टेबल। इसको हमें अब एक अलग टेबल में लेके जाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ देखें, टीचर नेम डाल दिया, टीचर का एड्रेस भी हो सकता है। अब यहाँ पे फिर एक और इशू यहाँ पे मतलब देखें अब आ गया कि आई स्टूडेंट, उसकी टीचर आईडी भी तो नहीं है इसमें, टीचर आईडी का होना भी तो ज़रूरी है। अगर टीचर आईडी हम यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मसला आएगा, मसला ये आएगा कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। दैट्स वाई वी हैव टू इंड्यूस द प्राइमरी की। तो हमने यहाँ पर टीचर आईडी प्राइमरी की डाल दी, टीचर नेम आ गया और एड्रेस आ गया। ये तीन हमारे पास क्या है कि इसके अंदर एट्रीब्यूट्स आ गए। इसी तरीके कोर्स, ये एक अलग टेबल है, ये स्टूडेंट के अंदर आया हुआ था, इसको भी हमें अब तोड़ के अलग करना होगा। आसान आसान से चीज़ें चल रही हैं, आप समझते जा रहे होंगे अपने बात को। तो कोर्स आईडी का टेबल बना दिया, सॉरी कोर्स का टेबल बना दिया, उसके अंदर कोर्स आईडी आ गया और कोर्स नेम आ गया। अब यहाँ पे देखें, नाउ यू हैव बेसिकली 4 टेबल्स, ये अब 3 टेबल नए बन गए हैं। दीज आर द 3 न्यू टेबल्स। ये कहाँ से आए थे, ये पहले टेबल्स कहाँ थे, इनके एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट टेबल के अंदर थे, अब ये टूट के छोटे 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 हो गए हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग हो गए चारों टेबल। अब हमने बेसिकली क्या करना है, अभी हम देखें सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, अभी हम निकले नहीं हैं उससे, अभी रुकें। पहला टेबल दोबारा से देखना है, पहला टेबल स्टूडेंट टेबल आ गया। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है, इसको मैं जो है ना डिस्कनेक्ट करके दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने फिर से कनेक्ट होना है फिर से अगेन।